Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our second lecture on the topic of virus, and after the discussion of the structure of the code of the virus and the overall structure of the virus, now we will discuss the effect of different chemicals and physical agents on viruses. Now if we talk about the effect of different chemical and physical agents on viruses, then we will find that there are different chemical exhibit greater sensitivity. Viruses usually they exhibit greater sensitivity to chemical agents or biocides than that shown by spore forming organism. स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म के मुकाबले में जो वायरस हैं उनकी ससेप्टेबिलिटी केमिकल एजेंट से काफ़ी अच्छी होती है, सेंसिटिव होते हैं और इससे आसानी से किल हो जाते हैं. ये केमिकल एजेंट्स बायोसाइड्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये वायरस जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको किल कर रहे होते हैं. तो साइड का मतलब होता है किल करना, बायोसाइड यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल करना. दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड बायोसाइड्स. तो और स्पोर फॉर्मिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें बैक्टीरिया भी हैं, फंजाई भी हैं, जो मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की क्लासेस हैं, तो वो आसानी से जो है वो इन बायोसाइड से यानी केमिकल एजेंट से किल नहीं होते. लेकिन वायरसेस जो है वो आम तौर पर इन केमिकल एजेंट से आसानी से किल हो जाते हैं. ये केमिकल एजेंट्स बिल्कुल वही होते हैं जैसा कि कोविड के ज़माने में हम जो हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करते थे जिसमें अल्कोहल होता था, और वो हम इसीलिए जो है वो हाथों पे उसको जो है वो उसके जो है लेयर एक जो है वो फिल्म जो है वो हाथों पे जो है उसकी चढ़ा लेते थे और उसके जो है हाथों से अच्छी तरह से उसको मल लेते थे कि वो जो है ताकि अगर कोई कोविड वायरस उस पे हाथ पे मौजूद हो तो वो किल हो जाए, क्योंकि वो सेंसिटिव है इन केमिकल एजेंट से, यानी वो बायोसाइड के काम करते हैं. बट दे मे बी मोर रेजिस्टेंट दैन मैनी स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ एंड डू नॉट फॉर्म स्पोर्स और सिस्ट. अच्छा, इसके बरक्स ये कि हाँ कुछ वायरसेस हैं जो रेजिस्टेंट हैं बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ के मुकाबले में, हालांकि वो स्पोर्स भी नहीं बनाते और सिस्ट भी नहीं बनाते. लेकिन कुछ वायरसेस जो हैं वो इन केमिकल एजेंट से काफ़ी रेजिस्ट करते हैं, तो वो भी इस तरह के कुछ वायरसेस मौजूद हैं. बट मेजॉरिटी ऑफ वायरसेस जो है वो आसानी से किल हो जाते हैं. अच्छा, वायरसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन देयर सेंसिटिविटी टू बायोसाइड्स. तो अब ये बायोसाइड से किल होते हैं नहीं होते हैं, तो वो डिपेंड उसकी बुनियाद पर इनको जो है वो दो मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है. पहला ग्रुप क्या है, द एनवेलप वायरसेस, और दूसरा ग्रुप क्या है, नॉन एनवेलप्ड वायरसेस, यानी जिसके जो आउटर कोट है उस पर एनवेलप होता है लिपोप्रोटीन का, और वो वाले जो कि नॉन एनवेलप्ड होते हैं यानी जिस पे प्रोटीन आउटर प्रोटीन कोट पे एनवेलप मौजूद नहीं होता, जिनको नेकेड वायरसेस भी कहा जाता है. इफ़ यू टॉक्ड अबाउट द एनवेलप वायरसेस, तो एनवेलप वायरसेस आर जनरली लार्ज एंड द प्रेजेंस ऑफ लिपिड कंटेनिंग एनवेलप, क्योंकि उसके जो एनवेलप है उसमें लिपोप्रोटीन होती है यानी लिपिड होता है, ड्राइव फ्रॉम द होस्ट सेल, जो कि होस्ट सेल से उन्होंने लिया हुआ होता है, जिसकी वजह से इनकी इन्हेंस हो जाती है ससेप्टेबिलिटी टू केमिकल एजेंट. ससेप्टेबिलिटी इन्हेंस होने की मतलब है सेंसिटिविटी इन्हांस हो जाती है केमिकल एजेंट से, यानी ये केमिकल एजेंट से सेंसिटिव होते हैं और आसानी से किल हो जाते हैं. यानी इनका जो एनवेलप हो जाता है जो होता है वो आउटर प्रोटीन कोड जो होता है वो रिमूव हो जाता है, और वो लिपिड होता है क्योंकि एक्चुअली ज़्यादातर बायोसाइड्स में अल्कोहलिक सब्सटेंसेस होते हैं और वो आसानी से लिपिड को डिज़ोल्व कर लेते हैं. तो इस वजह से ये जो एनवेलप कंटेनिंग वायरसेस होते हैं जिसमें लिपिड कंटेनिंग अमाउंट होता है, वो आसानी से इस केमिकल रिएजेंट से, जो केमिकल एजेंट्स हैं बायोसाइड्स हैं, इससे सेंसिटिव होते हैं और आसानी से ये किल हो जाते हैं. अमंग नेकेड वायरसेस यानी जो नॉन एनवेलप वायरसेस हैं उसमें जैसा कि फॉर एग्जांपल पीको आरएनए वायरसेस या पिकोरना वायरसेस, नाम से जाहिर है पीको मीन्स पीको साइज यानी वेरी स्मॉल साइज, आरना मीन्स आरएनए वायरस, आरएनए वायरसेस हैं ये. फॉर एग्जांपल पोलियो वायरस बहुत स्मॉल होते हैं, आर अमंग द मोस्ट रेजिस्टेंट टू डिसइंफेक्शंस यानी डिसइंफेक्टेंट्स. ये जो वायरसेस हैं इनमें एनवेलप नहीं होता, तो ये जो है अच्छे खासे रेजिस्टेंट होते हैं, यानी ये इन बायोसाइड से आसानी से किल नहीं होते. नाउ बायोसाइड्स हैव मल्टीपल टारगेट साइट्स ऑन वायरस पार्टिकल्स एंड रिजल्ट इन लॉस ऑफ वायरल इन्फेक्टिविटी. अब वो क्या है, पॉसिबल वायरस बायोसाइड इंटरेक्शन की बात की जाए तो नॉन टारगेट साइट अटैक्स, यानी किसी भी वायरस की किसी भी साइट पे जाके अटैक कर देते हैं तो वायरस इनएक्टिवेट हो जाएगा.
इसके अलावा रिवर्सिबल एब्जॉर्प्शन ऑफ बायोसाइड टू एंटी रिसेप्टर, यानी उसकी बाइंडिंग साइट को जाके ये ब्लॉक कर दें, डैमेज कर दें, तो वायरस इनएक्टिवेशन एंड लॉस ऑफ इन्फेक्टिविटी, क्योंकि वो इसके रिसेप्टर जब नहीं मिल सकेंगे तो वो होस्ट सेल से बाइंड नहीं होगा और इन्फेक्शन नहीं कॉज कर सकेगा। इसके अलावा रिवर्सिबल विद रिमूवल ऑफ सिलेक्टिव प्रेशर, फॉर एग्जांपल यूज़ ऑफ न्यूट्रलाइज़र, यानी ऐसा भी हो सकता है कि वो जो रिवर्सिबल भी हो सकता है, यानी एंटी रिसेप्टर को जो ब्लॉक किया है इन्होंने, एंटी रिसेप्टर बना के रिसेप्टर्स को इसके ब्लॉक किया है, ये वापस भी हो सकता है और फिर वो दोबारा वायरस जो होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा नॉन रिवर्सिबल एड्जॉर्प्शन भी होती है, इसमें तो फिर कम्प्लीटली वायरस इनएक्टिवेट हो जाएगा, रिवर्स नहीं होगा, एंड लॉस ऑफ इन्फेक्टिविटी। रिवर्सिबल कन्फॉर्मेशनल चेंजेस इन द वायरस, यानी उसके रिसेप्टर में 3 डायमेंशनल उसके जो रिसेप्टर थे स्ट्रक्चर में ही चेंज आ गया, तो फिर वो अपने होस्ट सेल से बाइंड नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से वायरस इनएक्टिवेशन वाया लॉस ऑफ इन्फेक्टिविटी। रिवर्सिबल में रिमूवल ऑफ सिलेक्टिव प्रेशर, डिस्ट्रक्शन ऑफ द कैप्सिड प्रोटीन, इनएक्टिवेशन ऑफ वायरस होगा उस सूरत में, रिलीज ऑफ पॉसिबल इंटैक्ट एंड इन्फेक्शियस वायरस न्यूक्लिक एसिड वो रिलीज़ हो जाएंगे, क्योंकि कैप्सिड प्रोटीन जो प्रोटेक्ट कर रहा था न्यूक्लिक एसिड को वो अब नहीं है। डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड विद इन द इंटैक्ट कैप्सिड, कैप्सिड डैमेज नहीं किया लेकिन डायरेक्टली न्यूक्लिक एसिड डैमेज हो गया वायरस का, तो वायरल इनएक्टिवेशन हो गई। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कैप्सिड एंड न्यूक्लिक एसिड बोथ, ये भी हो सकता है जिसमें कंप्लीट वायरस इनएक्टिवेशन हो सकती है। तो ये पॉसिबल टारगेट साइट्स हैं बायोसाइट्स के वायरस को इनएक्टिवेट या किल करने के लिए। नाउ व्हेन कंपेयर टू बैक्टीरियल सेल्स, वायरसेस प्रेजेंट ओनली ए फ्यू स्ट्रक्चरल टारगेट्स टू बायोसाइट्स, और उसकी वजह यह है क्योंकि वायरस का स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल होता है। वो टारगेट साइट्स क्या हैं? इसका वायरस का एनवेलप अगर प्रेजेंट है तो, वायरस के ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड द कैप्सिड प्रोटीन्स एंड द न्यूक्लिक एसिड, ये टारगेट साइट्स हैं जिस पर अगर बायोसाइड एक्ट करे और इनको जो है वो डैमेज कर दे तो वायरस इनएक्टिवेट हो जाएगा। The activity of biocide against the viral envelope has not been well documented, but it can be expected that membrane active agents such as phenolics and cationic biocides like chlorhexidine and quaternary ammonium compounds will act against the viral envelope, which is a typical unit membrane, जो कि एक सब यूनिट मेम्ब्रेन होती है, जो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन कोट होती है जिसको कैप्सिड प्रोटीन भी कहा जाता है, तो उस पर जो है टारगेट फिनोलिक सब्सटेंसेस, कैटायनिक बायोसाइड जिसमें क्लोरोहेक्सिडीन है, कॉटन और दूसरे क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स हैं जो आसानी से इसके जो एनवेलप जो है इसको जो है वो डैमेज कर देती हैं, यानी इसके लिपिड को डैमेज कर देती हैं, रिमूव कर देती हैं, जिसकी वजह से फिर ये इसके आउटर प्रोटीन कोट इंटैक्ट नहीं रहती और वो रप्चर हो जाती है और फिर न्यूक्लिक एसिड भी डैमेज हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये कंपाउंड जो है वो आसानी से इन वायरसेस को किल कर देते हैं और इनएक्टिवेट कर देते हैं। इसके अलावा द कैप्सिड इज़ प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट साइट, कैप्सिड भी एक टारगेट साइट है इन बायोसाइट्स की। एनी एजेंट रिएक्टिंग स्ट्रांगली विद द प्रोटीन अमाइनो ग्रुप, जो कि इन कैप्सिड प्रोटीन में मौजूद होता है अमाइनो ग्रुप, लाइक ग्लूटाराल्डिहाइड, इथाइलिन ऑक्साइड या थायोल ग्रुप्स, जो हाइपोक्लोराइड यानी हाइपोक्लोरिक एसिड में होता है, आयोडीन में होता है, इथाइलिन ऑक्साइड में होता है एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड में होता है, में शो वायरिसाइडल एक्टिविटी, यानी वायरल किलिंग एक्टिविटी ये शो करते हैं और इस तरह से इन वायरस को किल कर देते हैं जिनके ऊपर कैप्सिड प्रोटीन उसके आउटर मेम्ब्रेन कोट पर मौजूद होता है। तो ग्लूटाराल्डिहाइड, इथाइलिन ऑक्साइड, हाइपोक्लोरिक एसिड, आयोडीन, इथाइलिन ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इस वजह से जो है वो एज ए डिसइंफेक्टेंट अगेंस्ट वायरसेस यूज़ किए जाते हैं, पर्टिकुलरली दोज वायरसेस विच कंटेन कैप्सिड एज एन आउटर कोट प्रोटीन। इसके बाद हम आते हैं द रिलीज ऑफ एन इंटैक्ट वायरल जीनोम फ्रॉम ए डैमेज कैप्सिड माइट बी ए कॉज ऑफ फॉर कंसर्न। अब अगर इसका जो वो कैप्सिड प्रोटीन डैमेज हो जाएगा तो लाजिम बात है उसके अंदर से जो जीनोम होंगे यानी वायरस के जो डीएनए या आरएनए होंगे वो बाहर आ जाएंगे, दैट इज़ कंसर्न। द न्यूक्लिक एसिड इज़ द इन्फेक्शियस पार्ट ऑफ द वायरस, और जो न्यूक्लिक एसिड है वो उसका इन्फेक्शियस पार्ट है, एंड इस ऑल्ट्रेशन या डिस्ट्रक्शन, अगर इसकी ऑल्ट्रेशन हो जाए या डिस्ट्रक्शन हो जाए बाय ए बायोसाइड यानी उसी केमिकल रिएजेंट के ज़रिए इसकी इनएक्टिवेशन हो जाए, विल रिजल्ट इन वायरल इनएक्टिवेशन। तो इस तरह से भी हम जो है इसको बायोसाइड जो होंगे जो न्यूक्लिक एसिड के अगेंस्ट काम करते हैं वो भी इस तरह से वायरस की को इनएक्टिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा द साइज़ एंड द नेचर ऑफ द जीनोम, कि उसका जो जीनोम है यानी डीएनए या आरएनए जो है वायरस का वो उसका साइज़ क्या है, उसकी नेचर क्या है, एंड इट्स इंटरेक्शन विद द कैप्सिड यानी हेलिकल सिमेट्री है, सर्टेनली प्ले ए रोल इन द सेंसिटिविटी ऑफ द वायरस टू द बायोसाइड्स। An increase in biocide concentration might result in
एंड इंक्रीज इन ओवरऑल डैमेज कॉज टू ए वायरस पार्टिकल। यानी जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी बायोसाइड की हेलिकल सिमेट्री में, तो कैप्सिड प्रोटीन ज़्यादा एक्सपोज होगी उससे, तो उससे उतना ही ज़्यादा वायरस जो होगा वो डैमेज होगा और उतना ही ज़्यादा वायरस की किलिंग होगी, यानी वायरोसाइडल एक्टिविटी आएगी। और जितना कम वो एक्सपोज होगा कैप्सिड प्रोटीन, उतनी ही कम किलिंग वायरस के से उसकी वायरस की होगी बाय बायोसाइड एजेंट्स। इन जनरल हाईली रिएक्टिव बायोसाइड्स सच एज अल्काइलेटिंग एजेंट्स, for example glutaraldehydes and oxidizing agents, for example parasitic acid, have good virucidal activity। इसके अलावा बायोसाइडल एक्टिविटी में वो भी शामिल हैं ऐसे केमिकल एजेंट जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स कहलाते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहलाते हैं। अल्काइलेटिंग एजेंट की एग्जांपल ग्लूटाराल्डिहाइड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पैरासिटिक एसिड। अल्काइलेटिंग एजेंट एज एंटी कैंसर भी यूज़ होते हैं ह्यूमन में, और ये अल्काइलेटिंग एजेंट जो है वो आरएनए या डीएनए को डैमेज करते हैं और उसमें स्लाइड कर जाते हैं एज ए फॉल्स सब्सटीट्यूशन के तौर पर आरएनए या डीएनए में, जिसकी वजह से वो आरएनए या डीएनए जो होता है वो फॉल्स बन जाता है, यानी ओरिजिनल नहीं रहता, जिसकी वजह से उसकी रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। तो यही काम ये अल्काइलेटिंग एजेंट वायरस की रेप्लिकेशन में भी करते हैं और इस तरह से फिर वायरस की रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाती है। इसके अलावा अदर एजेंट्स सच एज कैटायोनिक बायोसाइड्स, फिनोलिक्स हो गए एंड अल्कोहल्स हो गए, हैव एक्टिविटी अगेंस्ट एनवेलप वायरसेस बट बी मोर लिमिटेड इफेक्ट ऑन नॉन एनवेलप वायरसेस। वजह वही है कि जो एनवेलप वायरसेस हैं उनके सरफेस पर लिपोप्रोटीन यानी लिपिड होता है, तो कैटायोनिक बायोसाइड्स, फिनोलिक्स, अल्कोहल्स जो होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिवली उस वायरस को किल कर सकते हैं, जबकि नॉन एनवेलप वायरस में ऐसा नहीं होता। तो ये जो एजेंट्स हैं उनको आसानी से किल नहीं करते, बल्कि ये जो नॉन एनवेलप वायरस होते हैं इन कैटायोनिक बायोसाइड से, फिनोलिक से और अल्कोहल से कंपैरेटिवली रेजिस्टेंट होते हैं। नाउ केमिकल रिएजेंट्स के बाद अब हम आते हैं फिजिकल एजेंट्स के। फिजिकल एजेंट्स किस तरीके से वायरस को किल कर सकते हैं। तो फिजिकल एजेंट्स में हमारे पास शामिल है सच एज हीट एंड इरेडिएशन, यानी रेडिएशन कैन इनएक्टिवेट द वायरस, यानी रेडिएशन से एक्सपोजर या हीट से एक्सपोजर। इसके अलावा टुगेदर विद दिस प्रोसेस, रेडिएशन या हीट के अलावा गुड हाइजीन एंड एक्टिव इम्यूनाइजेशन आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज फिजिकल एजेंट्स, यानी गुड हाइजीन यानी सफाई सुथराई का ख्याल रखना। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन यानी वैक्सीनेशन अगेंस्ट दीज वायरल इन्फेक्शन, तो ये भी जो है वो फिर बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट दीज वायरल इन्फेक्शन और वायरसेस। मोस्ट वायरसेस आर रेडियली इनएक्टिवेटेड। अच्छा, कैसे रेडियली इनएक्टिवेट होते हैं? फॉलोइंग एक्सपोजर एट 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स एंड थर्मल प्रोसेसेस। तो ज़्यादातर वायरस जो है वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं अगर वो एक्सपोज हो रहे हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर 30 मिनट्स या किसी और थर्मल प्रोसेस के ज़रिए। तो इस तरह से वो जो है वो उनको हम वायरस को किल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वी यूज़ फॉर एलिमिनेटिंग HIV वायरस फ्रॉम द ब्लड प्रोडक्ट, 60 डिग्री सेल्सियस पर एक्सपोज करके ब्लड प्रोडक्ट्स को 30 मिनट हम इस तरीके से उसमें से अगर HIV वायरस है तो उसको किल कर सकते हैं। बट सम स्पेशीज़ आर मोर रेजिस्टेंट, यानी इससे हीट से इनएक्टिवेट नहीं होती। फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस B वायरस कैन सर्वाइव लॉन्ग पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू हायर टेम्परेचर, यानी ये हायर टेम्परेचर पर आसानी से किल नहीं होते। इसके अलावा वायरसेस कैन विद स्टैंड लो टेम्परेचर, यानी लो टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर सकते हैं एंड आर रूटीनली, क्योंकि ये सर्वाइव करते हैं तो इसलिए इनको स्टोर किया जा सकता है वायरस को -40 से -70 डिग्री सेल्सियस पर। द एनवेलप वायरसेस आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव, और एनवेलप वायरस जिसमें लिपोप्रोटीन होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टू ड्राइंग सर्फेसेस, वेयर एज मच लॉन्गर सर्वाइवल टाइम आर सीन विद नॉन एनवेलप वायरसेस, जबकि जो नॉन एनवेलप वायरसेस जो होते हैं वो जो है उनका जो सर्वाइवल होता है वो ज़्यादा देर तक होता है। तो वो फिर हीट, रेडिएशन या हाइजीन से आसानी से किल नहीं होते, जबकि एनवेलप वायरसेस आसानी से किल हो जाते हैं। रेडिएशन की बात करें तो यूवी रेडिएशन यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैन बी यूज टू एलिमिनेट वायरसेस, स्पेशली एयर बॉर्न पार्टिकल्स या एयर बॉर्न वायरसेस, यानी वो वायरसेस जो एयर में मौजूद हैं। कैसे करते हैं यूवी रेडिएशन? डैमेजिंग द वायरल न्यूक्लिक एसिड, यानी यूवी रेडिएशन वायरस के न्यूक्लिक एसिड को डैमेज कर देती है। ऑल्दो अगेन स्मॉल नॉन एनवेलप पार्टिकल्स माइट बी मोर रेजिस्टेंट, लेकिन इसमें भी ये देखा गया है कि नॉन एनवेलप पार्टिकल्स जो हैं वो यूवी रेडिएशन से आसानी से किल या इनएक्टिवेट नहीं होते और एनवेलप वायरस आसानी से किल हो जाते हैं। यूवी रेडिएशन
इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन सनलाइट। तो इस तरह से सूरज यानी सनलाइट से एक्सपोजर से भी बहुत सारे वायरसेस जो एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, एयर में मौजूद हैं, वो उससे किल हो जाते हैं। वायरस डिस्ट्रक्शन कैन ऑल्सो बी अचीव्ड बाय एक्सपोजर टू आयोनाइजिंग रेडिएशन। और वो आयोनाइजिंग रेडिएशन किस किस चीज़ से होती है? गैमा रेज से, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन से, लाइक कैथोड रेज। एक्सपेरिमेंट में जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स यूज़ किए गए थे, तो वायरस की इनएक्टिवेशन जो है इन आयोनाइजिंग रेडिएशन से भी की जाती है। एंड दीज रेडिएशंस आर यूज इन टर्मिनल स्टरलाइजेशन प्रोसेस इन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल प्रोडक्ट्स। यानी फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल प्रोडक्ट बना ली गई, बनाने के बाद उनको गैमा रेज या एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन से एक्सपोज किया गया, ताकि अगर उसमें कोई किसी किस्म के बैक्टीरिया या वायरसेस हैं तो वो किल हो जाएं और इस तरह से स्टरलाइजेशन का प्रोसेस अचीव हो जाए इन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल प्रोडक्ट्स में। ओके, नाउ बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज ऑफ द वायरसेस, क्योंकि बहुत सारे वायरसेस बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं, कैन एंटर द पोर्स ऑफ फिल्टर मेम्ब्रेन एंड यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ लिक्विड्स। अच्छा, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो उनको हम रेडिएशन से जो है वो स्टेराइल नहीं कर सकते, यानी वायरस को किल नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट होती है उसमें ड्रग होती है वो रेडिएशन सेंसिटिव होती है, क्योंकि वो रेडिएशन से वो ड्रग डिग्रेड हो जाती है। और कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हीट सेंसिटिव होती हैं, हीट लेबाइल होती हैं, थर्मोलेबाइल होती हैं। तो अगर हम हीट से एक्सपोज करके उसमें से वायरस को किल कर रहे हैं तो ड्रग भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो फिर हम रेडिएशन या हीट की टेक्निक से उस प्रोडक्ट को स्टेराइल नहीं करेंगे, बल्कि फिल्ट्रेशन के ज़रिए उसको जो है वो स्टेराइल करेंगे और फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से उस लिक्विड ड्रग को पास करेंगे। उसमें ये होगा कि फ़िल्टर मेम्ब्रेन पर वो वायरसेस और पार्टिकल्स रिटेन रह जाएंगे और लिक्विड जो होगा पास कर जाएगा, और वो लिक्विड जो होगा उसमें ड्रग भी होगी, और जो होगा वो जो पार्टिकल्स होंगे यानी वायरसेस होंगे वो ट्रैप हो जाएंगे मेम्ब्रेन में, और इस तरह से जो है वो ट्रैप हो जाएंगे बाय ए प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। और इस तरह से जो लिक्विड पास हो जाएगा मेम्ब्रेन से वो फ़िल्टर हो जाएगा और उसमें फिर स्टेरिलाइजेशन अचीव हो जाएगी, और फिर वो लिक्विड जो होगा स्टेराइल हो जाएगा, और हम इस तरह से फिल्ट्रेशन के ज़रिए भी स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं। बट ये इतनी ज़्यादा हर प्रोडक्ट पर, हर वायरस पर एक्ट नहीं काम कर सकती, क्योंकि वो वायरसेस जो बहुत छोटे होते हैं साइज़ में, वो उस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं और वो प्रोडक्ट में वैसे ही कंटामिनेशन के तौर पर मौजूद रहते हैं। उस वजह से जो है वो ये उन वायरसेस पे काम नहीं कर सकता, यानी मेम्ब्रेन उसको और वायरसेस को नहीं रोक सकती जो कि बहुत छोटे साइज़ के होते हैं। लिहाजा सब्सटेंशियल रिडक्शन इन वो वायरसेस ये होंगे, उनकी काउंट तो ठीक है रिडक्शन हो जाएगी, कंसंट्रेशन तो ठीक है कम हो जाएगी, सब्सटेंशियल रिडक्शन इन वायरल कंसंट्रेशन होगी, लेकिन बहरहाल हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो प्रोडक्ट कम्प्लीटली स्टेराइल हो चुकी है बाय फिल्ट्रेशन मैकेनिज़्म। तो फिल्ट्रेशन का मैकेनिज़्म इस तरह से जो है वो वायरस को जो है वो डिपेंड करेगा कि उसका साइज़ कितना है और उसका मेम्ब्रेन का पोर साइज़ कितना है। इसके बाद हम आते हैं वायरस एंड होस्ट सेल इंटरैक्शन। ये तो हमने केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स की बात कर ली कि उसका कैसे इंटरैक्शन होगा वायरस पे। अब वायरस और होस्ट सेल का इंटरैक्शन कैसे होगा? प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ ए सेल by a virus will vary with different virus and host system, but there will be variation of 4 basic themes। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि वैसे तो प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ये डिपेंड करेगी कि वायरस कौन सा है और उसका होस्ट सिस्टम कौन सा है, यानी वो होस्ट सेल कौन सा है, बैक्टीरिया है, एनिमल सेल है, प्लांट सेल है या ह्यूमन सेल है। लेकिन वेरिएशन होगी थोड़ी बहुत इन 4 बेसिक थीम में, यानी ये चारों तो सब में मौजूद होंगी। जैसा कि पहली क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वायरस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द होस्ट सेल्स, यानी वायरस जब एंटर हो जाएगा या अपना जीनोम जो है वो एंटर कर देगा होस्ट सेल में, तो उसके बाद वो मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद मल्टीप्लाई होने के बाद लार्ज नंबर ऑफ वायरसेस सेल के अंदर बन जाएंगे, तो सेल अपना फंक्शन छोड़ देगा और वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, और जब वो डिस्ट्रक्ट होगा तो उसके अंदर से बहुत सारे वायरसेस निकल कर बाहर आ जाएंगे और वो उसके बराबर वाले जो नॉर्मल सेल था उसके अंदर चले जाएंगे और फिर उसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे। यही बात आगे की जा रही है कि एलिमिनेशन ऑफ द वायरस फ्रॉम द सेल एंड द इन्फेक्शन अबॉर्टेड विदाउट ए रिकग्नाइजेबल इफेक्ट ऑन द सेल्स अकरिंग। वायरस एलिमिनेट हो चुका वायरस वहाँ से, और अगर उसके सराउंडिंग में वो रिकग्नाइज हो गया और एंटीबॉडीज़ बन गई तो इन्फेक्शन अबॉर्ट हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा और फिर मज़ीद इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं करेगा। लेकिन सर्वाइवल ऑफ द इन्फेक्टेड सेल अनचेंज, अगर इन्फेक्टेड सेल
सर्वाइव कर जाता है, यानी उसका लिसिस नहीं हो सकता। देन इट कैन कैरीज द वायरस इन लेटेंट स्टेट, ये भी हो सकता है वायरस इसमें लेटेंट स्टेट में मौजूद रहे और वो मज़ीद इन्फेक्शन को स्प्रेड ना करे। और हम इसको ये कह सकते हैं कि वायरस जो होगा वो मौजूद है लेकिन इन्फेक्टिविटी शो नहीं कर रहा। ये पेशेंट जो होगा या इंडिविजुअल जो होगा एसिम्प्टोमेटिक होगा, यानी इसमें इन्फेक्शन की सिम्टम्स नहीं होंगी और लेटेंट स्टेट पे मौजूद है। जैसा कि हम हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन की बात कर सकते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन में लोग क्रॉनिक कैरियर होते हैं हेपेटाइटिस बी के, यानी उनके लिवर सेल्स में हेपेटाइटिस बी वायरस मौजूद है बट लेटेंट स्टेट में है और हेपेटोसाइट्स डैमेज नहीं हो रहे, उनका लिसिस नहीं हो रहा, डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, बस वायरस मौजूद है और कोई इन्फेक्टिविटी नहीं है, लिवर एंजाइम नॉर्मल है, लिवर सेल्स इन्फ्लेम्ड नहीं है और बस उसके अंदर ये वायरस मौजूद है। और लेकिन वायरस जो है वो कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं हुआ। इसके अलावा सर्वाइवल ऑफ द इन्फेक्टेड सेल इन ए ड्रामेटिकली ऑल्टर्ड और ट्रांसफॉर्म स्टेट, जो इन्फेक्टेड सेल जो होगा वायरस से उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑल्टर या ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं। ट्रांसफॉर्म होने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए नॉर्मल सेल टू वन हैविंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैंसरस सेल्स, ऐसा भी हो सकता है कि वो सेल बाद में, क्योंकि जो वायरस का क्रोमोसोम होता है वो सेल के होस्ट सेल के क्रोमोसोम्स के साथ मिक्सअप हो जाता है, यानी ज्वाइन कर लेता है, इंटीग्रेट हो जाता है। जब वो इंटीग्रेट हो जाता है तो फिर इस चीज़ का रिस्क होता है कि वो जो होस्ट सेल है उसका डीएनए अपनी प्रोटीन जो है वो एबनॉर्मल प्रोटीन बनाना शुरू कर दे, जिसकी वजह से सेल्स जो होस्ट सेल है उनकी ग्रोथ एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए और उसी एबनॉर्मल ग्रोथ को तो हम कैंसरस सेल कहते हैं। और ऐसा देखा गया है हेपेटाइटिस बी वायरस में कि वो लिवर कैंसर का रीज़न बन जाता है, हेपेटाइटिस सी वायरस में कि वो भी लिवर कैंसर का रीज़न बन जाता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है वो कैंसर ऑफ सर्वैक्स और थ्रोट कैंसर का रीज़न बन जाता है। तो ये जो है वायरस होस्ट सेल इंटरेक्शन पॉसिबल हो सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास बैक्टीरियोफेज वायरसेस, बट दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।